हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हमने रिकर्शन कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है। और ये प्लेलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी ज़रूरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। वो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन, कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थोड़ा मोटिवेशन यानी कि भाषण। देखो, हमेशा याद रखना, द ओनली वे टू अचीव द इम्पॉसिबल इज़ टू बिलीव इट इज़ पॉसिबल। अगर आप पहले ही से मान के चलोगे कि ये नहीं हो सकता आपसे, तो सच में नहीं होगा। ठीक है। आपको लगता है कि कोई ड्रीम कंपनी है आपकी, या कहीं पर आपको अगर जॉब चाहिए, अगर आप पहले ही से सोच कर रखोगे अरे यार बहुत टफ है, मेरे औकात से बाहर है, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना। ये आप गलत सोच रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है। पहले तो बिलीव तो करके देखो उस पर, है ना। दूसरा क्या है कि यार आपको किसने बोला कि आप नहीं कर सकते हो? कौन बोल रहा है? अनफॉर्चुनेटली आप खुद को ही बोल रहे हो कि आप नहीं कर सकते, है ना। पहले तो उसको आप चेंज करो, अपनी थॉट को चेंज करो कि नहीं, आप कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है। कोई बोल ही नहीं सकता कि आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। एक बार करके देखो, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, ये बात याद रखना। ठीक है। आपको बस ट्राई करने की देरी है। तो आगे स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपल सा फैक्टोरियल का मान लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना हुआ। तो काफ़ी सिंपल सा रिकर्शन है, इसीलिए इससे स्टार्ट करते हैं और आगे और भी देखेंगे। ठीक है। तो अब देखो, ध्यान दो, फैक्टोरियल का कोड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ऐसे लिखाएगा। काफ़ी सिंपल कोड था, आपको ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे। पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो यहाँ पर अगर आप कुछ दिमाग ना भी लगाओ ना, तो यहाँ पर क्लियर कट देख के पता चल रहा है कि अभी मेरे लिए एन के लिए कॉल हुआ था, मैंने n-1 के लिए कॉल मार दिया, फिर ये n-2 के लिए कॉल मार देगा, फिर ये n-3 के लिए कॉल मार देगा, एंड सो ऑन। कब तक जाएगा? जब तक n 1 तक ना चला जाए, राइट। तो कितनी बार कॉल हुआ भाई? 1 2 3 4, n तक कॉल हुआ ना। n से स्टार्ट हुआ था और n 1 तक चला गया, यानी कि कितना टाइम लगा n से 1 जाने में? 1 टाइम लगा। ठीक है। तो बिना देखे आप ऐसे भी बता सकते हो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n है ना। काफ़ी सिंपल है, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में n के लिए कॉल किया गया था इस फंक्शन को, इसने n-1 के लिए कॉल कर दिया, इसने n-2 के कॉल कर दिया, इसने n-3 के कॉल कर दिया, एंड सो ऑन, ये 1 तक चला गया। तो कितना वर्क डन किया हमने? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, n तक काम किया। ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिकली निकाल के दिखाना है इंटरव्यू में, हो सकता है जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे पूछा जाता है कि मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। एक फंक्शन ले लो t ऑफ n, इसका मतलब क्या हुआ? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द इनपुट n, है ना। तो मान लेते हैं आपको ये निकालना है ना, यही तो आपको निकालना है ना। तो इसको देखो आप कैसे डिफाइन करोगे। अभी इनपुट n के लिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखो। मान के चलते हैं ये वाला इफ़ कंडीशन चेक करने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगा। ठीक है, मैं 1 लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पर देखो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये मल्टीप्लाई करने पे 1 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। उसके बाद दोबारा फैक्टोरियल कॉल करोगे तो यहाँ पर n-1 ने आपने कॉल कर दिया। ठीक है, n-1 कॉल कर दिया। तो अब देखो ध्यान दो, इसको ऐसे लिख सकते हो। एक तो आपने दोबारा एक फैक्टोरियल कॉल कर दिया n-1 के लिए, उसके अलावा और आपने क्या क्या काम किया? देखो, एक तो ये काम किया 1, फिर एक ये काम किया 1, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो 1+1, यानी कि इसको ऐसे 2 भी तो लिख सकते हो, है ना। ये कोई भी मतलब कांस्टेंट ले सकते हो यहाँ पर, बट मैंने एक एक यूनिट ऑफ टाइम लिया तो मैंने 1+1 2 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। देखो आपको n-1 तो पता नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? इस n-1 को फर्दर रिड्यूस करोगे। देखो आपको ये तो पता ना कि Tn इजिकल टू Tn-1+2, तो Tn-1 क्या होगा? T ऑफ n-1 -1 +2। आपने क्या किया? ये जो इक्वेशन था यहाँ पर n-1 की जगह n-1 पुट कर दिया आपने। ठीक है, तो T ऑफ n-1 क्या हो जाएगा? T ऑफ n-2+2। ठीक है, तो T ऑफ n-1 को आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये आपने क्या लिख दिया? T ऑफ n-2। ठीक है, अच्छा हाँ, इसका +2 तो मैंने लिखा ही नहीं, जो पुराना +2 था ये वाला, उसको मैंने अभी तक लिखा ही नहीं है ना। ये T ऑफ n-1 को मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करके रिड्यूस कर दिया, T ऑफ n-2+2, और ये 2 तो इसका 2 था, राइट। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, T ऑफ n-2 + 2 × 2 यानी कि 4 हो गया, है ना। ठीक है, सिमिलरली इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो ये क्या हो जाएगा? T ऑफ n-2 को रिड्यूस करोगे तो T ऑफ n-2 -1 +2
बाहर +4 था ऑलरेडी, तो इसको रिड्यूस करो, टी ऑफ n माइनस 3 प्लस 6 हो गया, है ना। ठीक है, तो देख रहे हो टी ऑफ n अभी फाइनली ये हो चुका है। सिमिलरली इसी तरह आगे चलते जाओ, है ना। तो एक समय क्या आएगा आगे जाते जाओगे कि टी ऑफ n माइनस के विल बी प्लस 2 इंटू के हो जाएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, ये देखो 4 है ना, एक्चुअली में क्या है 2 इंटू 2 है, ये 6 है ना, 2 इंटू 3 है ना। ठीक है, आगे और आगे करके देख लो, टी ऑफ n माइनस 3 का क्या होगा, n माइनस 4 प्लस 8 हो जाएगा, और 8 क्या है देखो 2 इंटू 4 है, तो इसको मैंने जेनरिक फॉर्म में लिख दिया, टी ऑफ n माइनस के प्लस 2 इंटू के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मेरा टी एन का फॉर्मूला निकला। अब एक समय ऐसा आएगा ना कि ये 0 हो जाएगा, है ना। 0 कब होगा, जब n माइनस के 0 के बराबर हो जाएगा, टी 0 हो जाएगा वो। कब होगा, जब n के बराबर हो जाए, है ना। तो अगर n के बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टी 0, है ना। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू के की, मैंने क्या बोला, n जब के बराबर हो जाएगा तो के की जगह मैंने n लिख दिया, तो हो गया 2 टाइम्स n। और ये टी 0 की वैल्यू 1 थी, है ना। देखो टी 0 मतलब ये यहाँ पर देखो, है ना, बेस केस मान के चलो, और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये तो यूनिट ऑपरेशन है ना, तो मैंने 1 ले लिया इनका, है ना। तो टी 0 मैंने 1 मान लिया, 1 प्लस 2 इंटू एन। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, ओ ऑफ 2 इंटू एन। ठीक है, या तो इसको आप ओ ऑफ एन भी लिख सकते हो। आपने क्या किया, 2 को इग्नोर कर दिया क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से भी क्लियर पता चल गया कि ये जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर है, ओ ऑफ एन है ना। बिना इतना तामझाम किए हुए भी आप डायरेक्ट समझ सकते थे कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ओ ऑफ एन क्यों है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू है n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, जाते जाते n 1 तक जाके रुक जाएगा ना बेस केस पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने फैक्टोरियल वाले एल्गोरिदम का। ठीक है, अब याद करो, अब हमें देखना होता था कि कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि देखो यहाँ स्पेस तो हम लोग कुछ ही नहीं ले रहे हैं, अगर देखा जाए तो कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, रिकर्शन कॉल कर रहे हैं और रिकर्शन का स्टैक स्पेस लगता है, राइट। तो मैंने आपको क्या बोला था, उसके लिए हमेशा ट्री डायग्राम बना लो और देखो उस ट्री डायग्राम का डेप्थ कितना है ना। जब ट्री डायग्राम बना लोगे ना तो उसका जो भी डेप्थ आएगा वही उसका स्पेस होगा, मतलब उतना ही स्टैक स्पेस उसने यूज़ किया होगा। ठीक है, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो चलो इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। याद करो, सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ n कॉल हुआ था, राइट। इसके बाद मैंने क्या कॉल कर दिया, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 कॉल कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, n माइनस 1 कॉल कर दिया। फिर ये बंदा क्या करेगा, आगे फर्दर कॉल कर देगा n माइनस 1 माइनस 1, यानी कि n माइनस 2 कॉल कर देगा। ये करेगा f ऑफ n माइनस 3 एंड सो ऑन। ये कब तक जाएगा, जब तक मेरा f ऑफ 1 ना आ जाए, है ना। क्योंकि देखो n इज इक्वल टू 1 के केस में मैं रिटर्न कर जा रहा हूँ ना, उस केस में 1 रिटर्न कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा, फिर रिटर्न हो जाऊँगा। तो ये जो मेरा रिकर्शन ट्री बना है, देखो तो इसका लेंथ कितना है, इस ट्री का लेंथ कितना है, n है भाई। इसका लेंथ 1 से लेकर देखो n तक है ना, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड सो ऑन 1 तक गया। ठीक है, तो इसका डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ ट्री जो है, और ये ट्री कौन सा ट्री है, रिकर्शन ट्री है ये, है ना। दिस इज रिकर्शन ट्री। ठीक है, उसका डेप्थ है ओ ऑफ एन, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ओ ऑफ एन, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, काफ़ी सिंपल था। तो ये हमने समझ लिया कि रिकर्शन कोड का कैसे निकालते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये तो हो गया फैक्टोरियल का। अब हम लोग आते हैं फिबोनाची की मदद से देखेंगे कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। ये फिबोनाची का आपको कोड याद होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो अगर इस कोड में आप देखो, यहाँ पर एक कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पर इधर भी एक कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर n 0 है तो रिटर्न 0 कर दो, n 1 है तो रिटर्न 1 कर दो। तो एक यूनिट ऑफ टाइम इस कंपैरिजन में लगेगा, एक यूनिट ऑफ टाइम इस कंपैरिजन में लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम यहाँ लगेगा। ठीक है, एक और चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो n में -1 कर रहे हैं, तो माइनस करने में भी तो एक ऑपरेशन लगेगा ना। ठीक है, तो उसको भी आप काउंट कर सकते हो, आप पर है, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, एक ऑपरेशन यहाँ लगा, n-1 और n-2 करने में। और आप यहाँ पर भी आप वो इंक्लूड कर सकते थे। यहाँ पर देख रहे हो n-1 लग रहा था, तो उसमें भी तो एक ऑपरेशन लगेगा, तो यहाँ पर 2 ना करके यहाँ पर आप क्या करते, 3 कर देते ना। टोटल कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, 3 ऑपरेशन लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होता, 2 + 2 ना होके 3 + 3 हो जाता ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते 6 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 आता, ये 6 था, और ये 6 + 3 कितना हो जाता, ये 9 हो जाता, है ना। और उसके बाद अब आप ध्यान दो, ये हो जाता आपका 12 हो जाता। तो देख रहे हो ये एक्चुअली में क्या है, 3 × 1 = 3, 3 टाइम्स है, 3K हो जाता है ये ना, इसको 3K बोलते हैं।
बट फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 3 कांस्टेंट है ना। मतलब 2 हो या 3 हो, आप जितना भी जो 1 यूनिट ऑफ टाइम वाला ऑपरेशन ले रहे हैं उसको आप कितना भी ले सकते हो, वो कांस्टेंट है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, उसको भी 1 यूनिट ले लिया। तो अगर आप ध्यान दो, अगर आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना तो कैसे निकालोगे, टी ऑफ एन, क्योंकि एन के लिए पूछा गया है ना, इज इक्वल टू टी ऑफ, याद करो n-1 के लिए कॉल कर दिया और n-2 के लिए कॉल कर दिया, जितना टाइम उनमें लगा हमने उनको ऐड कर दिया, टाइम लगा तो, प्लस 4 एक्स्ट्रा यूनिट, 1 यूनिट ऑफ टाइम कर रहे हैं ना, ये रहा 1 यूनिट टाइम वाले ऑपरेशन 4 कर रहे हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, मतलब मैंने अपने खुद से लिया है, 1 यूनिट ऑफ टाइम अज्यूम करके चला है मैंने कि 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसको अप्रॉक्सीमेट करके आप निकाल सकते हो। जैसे मान के चलो कि आप टी ऑफ n-1 को अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि ये बराबर है टी ऑफ n-2 के, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, टी ऑफ एन इज इक्वल टू, ये भी Tn-1 को आपने Tn-2 के बराबर लिख दिया, तो 2 इंटू टी ऑफ n-2 नहीं हो जाएगा, ये +4 हो गया ये, ठीक है। मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर दिया यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेशन। और एक चीज़ ध्यान दो, मैंने वैल्यू को कम कर दिए, पहले n-1 था तो n-2 कर दिया मैंने और कम कर दिया वैल्यू को, मतलब ये लोअर बाउंड मैं लेकर चल रहा हूँ कि लोअर बाउंड इतना तो होगा ही होगा, है ना। अपर बाउंड मतलब वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब n-2 को तब मैं n-1 के बराबर मान के चलूँगा, मतलब टी ऑफ n-2 को ना मैं टी ऑफ n-1 के बराबर मान के चलूँगा कि ज़्यादा ऑपरेशंस करने पड़ेंगे तब, है ना। तो वो अपर बाउंड होगा, है ना, ज़्यादा वर्स्ट केस ही अपर बाउंड होता। तो पहले मैं लोअर बाउंड निकाल लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि लोअर बाउंड, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने देखो n-1 को भी n-2 के बराबर मान लिया अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ये बड़ी वैल्यू थी ना n-1, तो उसको मैंने छोटी वैल्यू के बराबर मान लिया, ठीक है। तो उसको मैंने सॉल्व किया तो 2 टाइम्स n-2 हो रहा है ये, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता टी ऑफ n-2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे जैसे इससे पहले वाले में हमने कैसे सॉल्व किया था, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हो। देखो इस 2 को तो एज इट इज़ लिख दो, मल्टीप्लिकेशन, टी ऑफ n-2 लिखना है ना, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, 2Tn-4 हो जाएगा ये, ठीक है, +4 इसका, और ये वाला 4 यहाँ पर ऐसे आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये मैंने कहाँ से लिखा, आपको Tn का जब पता है ना, यहाँ पर अगर इसको लिखोगे तो Tn इज इक्वल टू 2Tn-2 +4 था ना, तो बस मैंने n की जगह n-2 रिप्लेस करके इतना बड़ा वैल्यू लिख दिया उसका, है ना। ये वाला देख रहे हो, ये वाला बस वहाँ से डिराइव करके लिख दिया, ठीक है। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 यानी कि 4 टाइम्स टी ऑफ n-4, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स 4 8, 8 + 4 12 हो गया ना ये, ठीक है, ओके। अब इसको भी फर्दर जब एक्सपैंड करोगे, टी ऑफ n-4 यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है, तो ये पता है क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा टी ऑफ n-6 हो जाएगा। आप सॉल्व करके खुद देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 4 16 + 12 28 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने 4 जो है ना, 4 जो मेरा कांस्टेंट था 4, अगर आपने उसको कांस्टेंट मान के चल लो, मतलब लेट c इज इक्वल टू 4, है ना, मतलब जहाँ जहाँ 4 वहाँ c लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो तो 4 आया था ना, तो यहाँ पर c मान के चल लो, ठीक है। यहाँ पर 8 आया था, अच्छा 12 आया था ना यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हो 3 इंटू सी, इसको लिख सकते हो 7 इंटू सी जो 28 आया था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा 16Tn-8 प्लस, देखना ध्यान देना, यहाँ पर आएगा 15 इंटू सी आएगा। और अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे, जनरलाइज फॉर्म में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर k इंटू टी ऑफ n-2 इंटू के लिख दो, प्लस 2 का पावर k -1 इंटू सी। देखो ये हर बार सेटिस्फाई करेगा, है ना। 2 का पावर अगर k की वैल्यू 4 होती तो 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, 16t हो जाता। n-2k है तो 2 to 4 the 8, n-8 प्लस 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, -1 15c,
ठीक है, तो मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया इसको ऐसे के फॉर्म में। अब खुद सोचो इसका बेस केस क्या होगा जब टी ऑफ एन माइनस टू के ये ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाए, मतलब टी ऑफ एन माइनस टू के, मतलब जो एन माइनस टू के है ना, एन माइनस टू के इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, है ना, तभी तो टी ऑफ ज़ीरो वाला बेस केस मुझे मिलेगा, राइट। तो ये कब पॉसिबल है, जब एन इज इक्वल टू टू के बराबर हो, है ना, और के जो है वो मेरा एन बाई टू के बराबर हो जाए। ठीक है, के जो है मेरा एन बाई टू के बराबर हो, तो के की जगह एन बाई टू पुट करके देख लो, टू का पावर एन बाई टू टी एन माइनस टू इंटू के की जगह का मैंने क्या बोला, एन बाई टू पुट करके देखो, प्लस टू का पावर के की जगह एन बाई टू माइनस वन इंटू सी, तो ये तो ज़ीरो हो गया। और टी ऑफ ज़ीरो आपको ऑलरेडी पता है, याद करो, जब ज़ीरो होता था इनपुट तो डायरेक्टली रिटर्न कर देते थे, एक ही ऑपरेशन लगता था, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी वन होगी, तो मैंने यहाँ पर इसका वन मान लिया, है ना। तो इसको लिख सकते हो ना, टू का पावर एन बाई टू प्लस टू का पावर एन बाई टू माइनस वन इंटू सी। आपको क्लियर कट दिख रहा है, इसको पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हो ये कि ये प्रोपोर्शनल है टू का पावर एन बाई टू के, ठीक है। तो आप कह सकते हो ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ टू का पावर एन बाई टू है, और ये लोअर बाउंड है। याद करो लोअर बाउंड क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मैंने क्या किया, टी एन माइनस वन को टी एन माइनस टू के बराबर मान लिया था, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं अपर बाउंड, यानी कि इस बार मैं क्या करूँगा, टी ऑफ एन माइनस टू को अप्रॉक्सीमेटली मान लूँगा टी ऑफ एन माइनस वन के, ठीक है, यानी कि ये मेरा क्या है, मैं अपर बाउंड निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप खुद सोचो इस बार क्या हो जाएगा हमारा टाइम, हमारा ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टी टू इंटू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस, याद है फोर लगा था, तो फोर की जगह मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट फोर इज इक्वल टू सी, है ना, मतलब सी फोर की वैल्यू मैं सी ले लिया, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, देखो ये फर्दर क्या होगा, टू इंटू टी ऑफ एन माइनस वन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, टू ऑफ टी एन माइनस टू प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी, इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, फोर ऑफ फोर ना करके टू का पावर टू लिख देता हूँ, टू का पावर टू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस टू सी, है ना, सॉरी थ्री सी हो जाएगा ना, क्योंकि वो टू मल्टीप्लाई हुआ टू सी और ये सी ऐड हुआ तो थ्री सी हो गया, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो टू का पावर टू है, टी ऑफ एन माइनस टू को कैसे लिख सकते हो, टू इंटू टी ऑफ एन माइनस थ्री हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, प्लस थ्री सी तो था पहले से, इसको सिंप्लीफाई करो, टू का पावर थ्री इंटू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस टू का पावर टू फोर इंटू सी प्लस थ्री, यानी कि सेवन सी हो गया, राइट। तो इसको आप जनरलाइज फॉर्मेट में लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, टू का पावर के मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ, जितना का पावर है उतना यहाँ पर देख रहे हो एन माइनस के हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेवन को लिख सकते हो ना, टू का पावर के माइनस वन इंटू सी, ठीक है। टू का अगर के की वैल्यू थ्री है तो टू का पावर थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, सेवन सी, है ना, यानी कि करेक्ट लिया है हमने। तो ये हमारा हो गया जनरलाइज्ड फॉर्मेट, है ना। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, यानी कि एन माइनस के को जीरो के बराबर करना है ना। तो एन माइनस के जीरो के बराबर कब होगा, जब एन जो है वो के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि एन माइनस के जब जीरो के बराबर होगा, यानी कि एन इजिकल टू तब के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा देखो, तो टू का पावर एन मल्टीप्लाई बाई टी ऑफ एन माइनस के की जगह मैंने एन पुट करने बोला गया है, प्लस टू का पावर एन माइनस वन इंटू सी, ठीक है। तो इसको ये टी ऑफ जीरो नहीं हो जाएगा, टी ऑफ जीरो वन होता है, तो टू का पावर एन इंटू वन प्लस टू का पावर एन माइनस वन इंटू सी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि टी ऑफ एन इस बार मेरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ ओ ऑफ टू का पावर एन है, और ये मेरा देखो अपर बाउंड है ना, ये मेरा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू का पावर एन, और यहाँ पर टू का पावर एन बाई टू था ना लोअर बाउंड में, ये रहा, ठीक है। तो अब एज देखो ये तो अपर बाउंड लोअर बाउंड पता चल गया, बट आपको एक चीज़ तो क्लियर कट पता चल गया कि हमारा जो है ना फिबोनाची का जो कोड है एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। और आप टाइम अगर आप इसका ट्री डायग्राम भी बनाओगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको। याद करो एन ये फिबोनाची ऑफ एन के लिए जब कॉल हुआ था तो हमने दो रिकर्शन कॉल मारे थे, एक फिब ऑफ एन माइनस वन और एक फिब ऑफ एन माइनस टू, है ना। फिर इसको फर्दर ये इसने दो रिकर्शन कॉल मारे, तो फिब ऑफ एन माइनस टू, फिब ऑफ एन माइनस थ्री, यहाँ पर फिब ऑफ
n-3, यहाँ पर फिब ऑफ n-4 एंड सो ऑन। देख रहे हो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, देख रहे हो? तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा ट्री से ही कि एक्सपोनेंशियली ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो कर रहा है, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आते हैं इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो आप खुद सोचो, स्पेस को हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस तो कुछ यूज़ कर ही नहीं रहे थे, लेकिन रिकर्शन कॉल कर रहे थे तो वहाँ स्टैक स्पेस लग रहा था, राइट? तो मैक्स डेप्थ ऑफ द रिकर्शन ट्री जो होगा वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो आप खुद सोचो, ये जो मैंने फिबोनाची का ट्री यहाँ बनाया है, इसमें मैक्सिमम डेप्थ कितना होगा? खुद सोचो। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एफ एन है, यहाँ पर मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। फिबोनाची ऑफ एन कॉल हुआ तो मैंने एफ ऑफ n-1 कॉल किया, और यहाँ फर्दर और भी n-2 वाला कॉल कर दिया, एंड सो ऑन। मैं सिर्फ एक तरफ का दिखा रहा हूँ आपको। फिर ये एफ ऑफ n-2 एंड सो ऑन, कब तक? जब एफ ऑफ 1 ना रीच कर जाए या एफ ऑफ 0 ना रीच कर जाए। ठीक है, तो इसका डेप्थ कितना जाएगा? देखो ध्यान दो, इसका डेप्थ जाएगा मैक्सिमम ओ ऑफ एन जाएगा इसका डेप्थ, है ना? तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? ठीक है, और अब बस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाइनरी सर्च का सिमिलरली टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है बाइनरी सर्च का भी। आपको बाइनरी सर्च का मतलब तो पता ही है कि एक n साइज़ का अरे होता है, ये n साइज़ का है। आप हर बार इसको डिवाइड करते जाते हो, n/2 में फिर सर्च मारते हो, है ना? मान लेते हैं ये n/2 है, फिर आप इसको फर्दर डिवाइड करते हो n/4 में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो काफ़ी सिंपल है। मतलब आपको t ऑफ n का बाइनरी सर्च निकालना था, आपने इसको t ऑफ n/2 में तोड़ दिया, है ना? और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क किया, मान लेते हैं वो कांस्टेंट c है। इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो t ऑफ n/2 को नहीं लिख सकते हो आराम से, t ऑफ n/4 प्लस c, ये t ऑफ n/2 की वैल्यू हो गई, और ये प्लस c यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस सी क्या हो जाएगा? प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, t ऑफ n/4 को लिख सकते हो n/8 प्लस 3c, है ना? मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा, t ऑफ n/4 को कैसे निकाल रहा हूँ, इस इक्वेशन में पुट करके निकाल रहा हूँ, है ना? तो बस मैंने वही किया है। सिमिलरली फर्दर आगे जाऊँगा, अगर जनरलाइज फॉर्मेट में लिखूँ इसको, तो t ऑफ n/2 का पावर k प्लस ये देखो k टाइम्स c है ये, है ना? क्योंकि 2 का पावर जितना है उतना टाइम्स ये मल्टीप्लाइड हो रहा है ना? 2 का पावर k है तो ये k टाइम्स c है। ठीक है, तो अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये ख़त्म कब होगा? जब n/2 का पावर k 1 के बराबर हो जाए, है ना? तब हम रुक जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि जब अरे का साइज़ 1 होगा तो इसमें बाइनरी सर्च क्या लगा हुआ है? यहीं पर वो मेरा एलिमेंट होगा। ठीक है, या तो ये इसे डब्बे में होगा या तो नहीं होगा, है ना? तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम साइज़ 1 होगा ना अरे का, है ना? देखो यहाँ पर n/2 n/4 कम करते करते लास्ट टाइम एक ही एलिमेंट बचेगा, तो 1 साइज़ में कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा, तो इसका कब रुकेगा मैं? जब n/2 का पावर k 1 हो जाए। इसको लिख सकता हूँ n = 2 का पावर k। फिर यहाँ से k निकाल दो, दोनों तरफ लॉग लगा दोगे तो k = log ऑफ n टू द बेस 2, log टू द बेस 2 लगा दिया हमने दोनों साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका k = log ऑफ n टू द बेस 2। तो बस इस k को यहाँ पुट कर दो, देखो क्या होगा, t ऑफ n बाई, ठीक है, k की जगह क्या पुट करना है? log ऑफ n टू द बेस 2, 2 का पावर log ऑफ n टू द बेस 2, है ना? प्लस k की जगह क्या पुट करना है? log ऑफ n टू द बेस 2 इंटू c, है ना? इसको रिजॉल्व करो, ये देखो 2 ऑफ log ऑफ n टू द बेस 2 का पावर log ऑफ n टू द बेस 2 है, ये 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना? सॉरी n आ जाएगा, है ना? आपको ये पता होगा कि a ऑफ log ऑफ c टू द बेस a है, तो ये रिजॉल्व होकर c आ जाता है ना? तो यहाँ पर भी n आ गया नीचे, और ऊपर n ऑलरेडी था, तो n/n 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो तो log ऑफ n टू द बेस 2 प्लस c है, तो ये तो 1 हो गया ना, बच गया क्या? ये वाला log ऑफ n टू द बेस 2। तो आप कह सकते हो ना कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है t ऑफ n जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है? log ऑफ n है टू द बेस 2, है ना? ये आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है ना? सिमिलरली अगर आप इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो वो भी बहुत सिंपल है। रिकर्सिव ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहले साइज n था मेरे अरे का, फिर आपने n/2 कर दिया, फिर आपने n/4 कर दिया, फिर आपने n/8 कर दिया, एंड सो ऑन, ये साइज़ 1 तक चला गया। ठीक है, तो देखो n से 1 तक जाने में कितना लगेगा भाई? log ऑफ n टू द बेस 2 है, होगा इसका डेप्थ, है ना?
क्योंकि एक एक करके नहीं घट रहा है, बाई टू बाई टू बाई टू कर होते हुए घट रहा है। तो इसका जो डेप्थ होगा ना, कितना होगा, लॉग ऑफ एन होगा इसका डेप्थ टू द बेस 2। ठीक है, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ लॉग ऑफ एन टू द बेस 2। यहाँ तक क्लियर है, काफ़ी सिंपल लग रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, ये बाइनरी सर्च का हो गया। अब एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि एक जो हम लोग इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं ना बाइनरी ट्री का, उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल देख लेते हैं। बहुत सारे ट्रेवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो मैं बस इन ऑर्डर का आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना इक्वेशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको याद होगा बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या करते थे, पहले रूट का लेफ्ट कॉल करते थे, फिर रूट का राइट कॉल कर देते हैं, याद है ना, 2 रिकर्सिव कॉल मारते थे। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमें कितने नोड्स विजिट करने हैं, एन नोड्स है मान लेते, तो सारे के सारे नोड्स विजिट करोगे, 1 2 3, फिर लौटोगे वापस 4 5, तो सारे के सारे एन नोड्स आपको विजिट करने हैं। तो एन नोड्स को विजिट करने में एन काम करना पड़ेगा, तो ओ ऑफ एन हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम आगे क्या करेंगे, जैसे हम आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे, हम ऐसे ही तुरंत निकाल पाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हर बार ऐसे इक्वेशन लिख लिख के सॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग है, राइट। इंटरव्यू में हमेशा थोड़ी ना ऐसे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे। ठीक है, आपको अपने प्रॉब्लम को देखकर खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो सकती है। जैसे ये बहुत सिंपल था, हमें एन नोड्स विजिट करना है ना, तो एन नोड्स को विजिट करने के लिए एन टाइम लगेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, याद करो, रिकर्शन कॉल करते हो ना, जब रिकर्शन कॉल कर रहे हो तो रिकर्शन का जो भी डेप्थ होगा, रिकर्शन ट्री का जो भी डेप्थ होगा, तो मैक्सिमम डेप्थ इस ट्री का है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेप्थ ऑफ द ट्री, ट्री का जो भी डेप्थ होगा वही मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, है ना। क्योंकि ये ट्री तो खुद एक रिकर्शन ट्री जैसा ही तो दिख रहा है, और ट्री बिल्कुल ऐसे ही तो होता है। ट्री को इसलिए तो बोलते हैं रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि हर जगह देखो हम लोग रिकर्शन ट्री बना रहे थे, और ट्री खुद में ही एक रिकर्शन ट्री जैसा ही दिखता है, देखो, इसीलिए इसको रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका डेप्थ के बराबर होगा, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितने नंबर ऑफ नोड्स आपको विजिट करने हैं, एन विजिट करने हैं, तो एन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। काफ़ी सिंपल था। तो इसमें आपको, इस वीडियो में आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं। अब धीरे धीरे जैसे हम आगे ग्रो करेंगे, हम इसी तरह एक बार में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। मान लेते कोई ऐसा प्रॉब्लम आया जिसमें हम किसी इनपुट को बार बार हाफ कर रहे हैं, तो बस डायरेक्ट उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आंख बंद करके बोल देना कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग ऑफ एन होगा, क्योंकि वो हर बार हाफ हो रहा है। अब बार बार इक्वेशन थोड़ी लिख के सॉल्व करोगे, है ना। तो इसी तरह हम ग्रो करेंगे धीरे धीरे और फास्ट करेंगे चीज़ों को। तो चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।